विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कहीं भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। कहाँ हो तुम? विनय एक अमीर आदमी है जो कि दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और वहीं दिया एक खूबसूरत लड़की है। दिया के पिताजी ने विनय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। विनय दिया के घर पहुंचता है। हाय अंकल जी। आओ बेटा आओ। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी दिया विनय को देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो विनय की तरफ बढ़ती है। लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। देखिए दिया जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की तुम जैसे साधारण से दिखने वाले आदमी से शादी करेगी? तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियां तुमसे पहले भी रिजेक्ट कर चुकी हैं, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंखों में आंसू लिए और बदले की भावना से विनय अपनी कार में बैठकर वापस आने लगता है। आज का दिन विनय बहुत ही गुस्से में कार चला रहा होता है। उसका फोन बजता है। विनय अपने फोन की तरफ देखता है कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रोड पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे वो औरत चोटिल हो जाती है और वहीं रोड पर पड़ी होती है। विनय गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। बूढ़ी औरत उसके पास गिरे हुए एक कड़े की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो कड़ा ला कर दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। विनय जल्दी से पास रखे उस कड़े को बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी औरत उस कड़े को पहनते ही खड़ी हो जाती है, पर उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है। ये सब देखकर विनय कहता है, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपकी चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कार में जाता है, पर वापस आने पर विनय को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई देती। विनय हैरत में पड़ जाता है और फिर से कार में बैठकर दिया के घर वाली बात को याद करके अपने बदले के लिए सोचने लगता है, और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस दिया से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। अचानक से विनय की नींद खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर विनय बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? याद है आज तुमने मेरी मदद की थी? पर मैंने तो उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, और तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं वही औरत हूँ। पर उस औरत को तो बहुत चोट लगी थी और आप यहाँ एकदम ठीक बैठी हुई हैं। फिर अचानक से वो औरत अपने भयानक चेहरा विनय की तरफ करती है और विनय उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं एक चुड़ैल हूँ और जो भी मुझे एक बार देख ले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मगर तुम अगर मेरी मदद ना करते और मुझे वो कड़ा ना देते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक खूबसूरत नौजवान बनने का वरदान दे दो। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद तुम सुंदर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर बनने के साथ साथ तुम्हें इस वरदान का एक और पहलू मिलेगा। तुम रात में राक्षस बन जाया करोगे। तुम मुझे सुंदर बना दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और विनय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन वीना के पास जाता है और उससे कहता है, वीना, आज मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बोलो भैया, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कहीं भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है,
दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। भाई कहाँ हो तुम? तभी वीना को अपने सामने किसी की परछाई बड़ी होती हुई दिखाई दी, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसको बड़े पत्थर से मारा गया। वीना लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसने विनय को अपने सामने पत्थर हाथ में पकड़े हुए देखा। उसने विनय से पूछा, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से बढ़कर था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसी के साथ ही वीना वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और वहां चुड़ैल आ जाती है और वीना की लाश पर अपना माया जाल फैलाने लग जाती है। और इसके बाद वीना की लाश एक कड़े में बदल जाती है। इस कड़े को पहनते ही तुम एक खूबसूरत नौजवान बन जाओगे और साथ ही साथ तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। दिन में तुम सुंदर नौजवान दिखोगे, पर रात होते ही तुम राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा ये कड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उस भूतिया दुनिया में चले जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस कड़े को हमेशा अपने हाथ में ही रखूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनय उस कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है। एक तेज रोशनी के साथ विनय एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है और उस गुफा से बाहर आकर अपने आप को अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सिर्फ सबसे खूबसूरत आदमी ही नहीं, राक्षस भी हूं। 5 साल बाद विनय, जो कि अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और पुणे में नाम बदलकर अभी नाम से रहने लगा था। ये बात एक शाम की है। जिस कंपनी का मालिक अभी था, उस कंपनी के मैनेजर ने उससे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। अभी ने मैनेजर से उस लड़की का नाम पूछा। सर, उस लड़की का नाम दिया है। बुलाओ उस लड़की को, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा उसका। अगले दिन इंटरव्यू के लिए दिया को अभी के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिया अभी के केबिन में जाती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। आज फिर से 5 साल बाद अभी के सामने दिया खड़ी होती है। अभी दिया की तरफ बदले की भावना से देखता है। आप जॉब के लिए सेलेक्ट होती हैं, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। पर सर, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें केबिन में आते हुए ही देखकर समझ लिया था कि तुम मेरे और इस कंपनी के कितने काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। फिर धीरे धीरे अभी दिया को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसे घुमाने के लिए कई सारी अलग अलग जगहों पर ले जाने लगता है। अभी दिया को कॉल करके खुद के घर पर रात को बुलाता है। रात को दिया अभी के घर जाती है। दिया अभी के घर के बाहर खड़ी होती है। तब वो डोरबेल बजाती है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे पीछे कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर पार्क में कुछ तो था, जिससे वहां पर लगे हुए सभी झूले अपने आप ही चल रहे थे। दिया उन झूलों को गौर से देख ही रही होती है कि अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अभी एकदम से दिया के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अरे अभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। वाओ अभी, तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया, क्या बात है। चलो केक कट करते हैं, आज मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ लेने के लिए अभी अंदर जाता है। दिया देखती है तो अब तक रात के 12 बज चुके थे। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। दिया, तू अब नहीं बचेगी, मैं तुझसे मेरा बदला लेने आया हूँ। दिया इन सब डरावनी आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है जो ये सब गंदा मजाक कर रहा है? अभी, क्या ये आप हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हो रही बारिश, कड़कती हुई बिजली और भेड़ियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावने बना रहे थे। डरी सहमी दिया अभी के कमरे में जाती है और वहां जाते ही उसने जो देखा उसके पैरों से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उस कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उस राक्षस की नजर उसकी तरफ ही होती है। क्यों डर गई क्या? यहाँ तो एक सुंदर नौजवान अभी था ना, वो कहाँ गया यही सोच रही हो ना? तुम कौन हो और बताओ अभी कहाँ है? तुमने उसके साथ में क्या किया है? मैं ही अभी हूँ और मैं ही विनय भी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो।
तुम अभी और विनय दोनों कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि विनय तो कई साल पहले ही मर चुका है। उस राक्षस ने दिया की बात सुनकर बहुत जोर से एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर दिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बेहद डर जाती है। तो नहीं जानती कि मैंने तेरे लिए बलि दी है और राक्षस बनके तुझे मारने आया हूं। फिर वो राक्षस अपनी उसी भयानक आवाज से शोर करने लगता है, जिससे घर के सभी कांच टूटने लगते हैं और सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती है। वो राक्षस अब और जोर से आवाज करने लगता है, जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है, मानो कि जैसे भूकंप आ रहा हो। अब काफी भारी भारी चीजें भी दिया के ऊपर गिरने लगती है, जिन सब से वो जैसे तैसे बच रही होती ही है कि पीछे से छत का एक बड़ा हिस्सा दिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और इन सब से थोड़ा दूर महफूज जगह पर ले जाता है। दर्द से कराहती हुई दिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं वीना हूँ, विनय की सौतेली बहन। कुछ साल पहले विनय ने मुझे एक गुफा में ले जाकर धोखे से मार दिया और मेरी बलि एक चुड़ैल को चढ़ा दी थी, क्योंकि वो शक्तियां और खूबसूरती पाना चाहता था, जिसके लिए उसे बलि देनी थी। पर मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? उस राक्षस की शक्ति उसके हाथ में पहने हुए कड़े में है। अगर किसी भी तरह से वो कड़ा उसके हाथ से उतर जाए तो वो राक्षस इस दुनिया से भूतिया दुनिया में चला जाएगा। तभी राक्षस वहां आ जाता है और दिया पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वीना की आत्मा को देख नहीं पाता। फिर वो दिया को हवा में उड़ाकर उससे कहता है, घमंडी औरत, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज आती है, मैं बचा सकती हूँ। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है, क्योंकि उसके सामने वीना की आत्मा होती है, जो कि अब उस राक्षस को दिखाई भी दे रही थी। और वीना की आत्मा उस राक्षस को अपने काबू में किए हुए थी। तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। याद है ना, मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगी। दिया, तुम इसके हाथ से वो कड़ा निकालो, ये वहीं मर जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। दिया, अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो फिर से ये शक्तिशाली हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए मारो इसे, निकालो इसके हाथ से वो कड़ा। दिया उस राक्षस के पास जाने लगी कि तभी उस राक्षस ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर वीना के काबू से खुद को छुड़ा लिया और वीना पर हमला करने लगा। वीना की आत्मा अब उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगी थी कि तभी दिया ने उस राक्षस का ध्यान खुद की ओर करवा लिया, जिससे कि कुछ देर के लिए वो राक्षस भटक गया और वीना को एक आखिरी बार उस राक्षस को काबू में करने का मौका मिल गया। दिया ने जैसे ही उस राक्षस का कड़ा उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ वीना के काबू से निकालकर दिया का गला पकड़ लिया। पर दिया ने भी उसका कड़ा नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद वीना ने दिया को जोर से धक्का दिया, जिससे राक्षस का कड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो राक्षस इस दुनिया से निकलकर उस भूतिया दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया रोने लगी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बलि दी थी। तुम्हें बचाकर अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। फिर वीना की आत्मा एक रोशनी के साथ चली जाती है। चांदनी रात थी। सब तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली ठंड बदन को तोड़ रही थी, मगर इस भयानक सर्दी में भी सुरेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो पुलगांव के किसी कच्चे मकान के आंगन में खड़ा हुआ था। आंगन में बैठे सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके सामने चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उस व्यक्ति के पास एक बूढ़ा बैठा हुआ सुरेश को देख रहा था। सुरेश ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, इसको क्या बीमारी है? बूढ़ा अजीब से अंदाज में बोला, तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने जैसे ही उस व्यक्ति के मुंह से कपड़ा हटाया, उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, क्योंकि सामने जो भी था वह यकीन करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन पहले विभा रोज की ही तरह किचन में दोपहर का खाना बना रही थी कि अचानक उसके पति सुरेश ने उसके पास आकर कहा, विभा, अपना सामान पैक कर लो, हम आज निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? लेकिन कहाँ? अरे मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले बताया तो था कि मेरा ट्रांसफर पुलगांव हो गया है। हम दोनों को आज शाम को जाना है। हाँ तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक छोटे से गांव में ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत थी? मैं वहाँ पर अकेले क्या करूँगी? सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, वही जो तुम यहाँ करती हो
वहां मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और शाम को मेरा इंतजार करना। अचानक विभा की नजर किचन में रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिस पर लिखा था पुलगांव में रहस्यमयी तरह से डॉक्टरों के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि पुलगांव शापित है। उसने घबराकर सुरेश की ओर देखकर कहा, ये देखो, तुम्हारा जिस जगह ट्रांसफर हुआ है इस न्यूज़पेपर में उसी गांव का नाम है और इसमें लिखा है कि वहां पर डॉक्टर के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। अरे इन न्यूज़पेपर वालों को उल्टी सीधी खबरें छापने के अलावा आता ही क्या है? लेकिन सुरेश, इतने छोटे से गांव में हम कैसे और कहां रहेंगे? विवाह, वहां पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, हम उसी में रहने वाले हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। शाम तक उनकी कार पुलगांव के गेस्ट हाउस के सामने खड़ी हुई थी। विवाह ने देखा वहां सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। विवाह को वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया, यहां तक कि कोई जानवर भी उसको नजर नहीं आया। ये बात विवाह को बहुत ज्यादा अजीब लगी। पता नहीं क्यों उसे वहां पर कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने सुरेश को कुछ जाहिर नहीं किया। सुरेश और विवाह अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को पहले से वहां मौजूद पाया। सुरेश ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम मोहनलाल है। मुझे बताया गया था कि आप आने वाले हो। ठीक है, तुम सामान गेस्ट हाउस में रखवा दो। मोहनलाल ने उन दोनों को एक कमरा दे दिया और सामान उनके कमरे में रखवा दिया। क्या आप लोग कुछ खाने को लेंगे? नहीं। मोहनलाल वहां से चला गया। विवाह डरी डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। सुरेश ने विवाह की ओर देखकर कहा, क्या हुआ विवाह, तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों सुरेश, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे इस गांव में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है? दरअसल बात यह है कि तुम शहर की रहने वाली हो। गांव में लोग शाम को ही सो जाया करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। चलो अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो और सो जाओ। विवाह और सुरेश गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को विवाह की अचानक आंख खुल गई। उसे अपने कमरे के आसपास एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसने सुरेश को उठाने की कोशिश की, मगर सुरेश गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक विवाह को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा हो। वह बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर आई। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विवाह ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से लथपथ एक इंसान खड़ा हुआ था, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख बाहर निकल रही थी। चांद की रोशनी में उसका रूप बेहद भयानक लग रहा था। विवाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुर्दा उठकर उसके सामने खड़ा हो। विवाह उसको देखकर बुरी तरह से चीखने लगी। उसके चीखने से अचानक सुरेश की आंख खुल गई। सुरेश दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आया। सुरेश ने देखा विवाह अकेले किसी सम्मोहित अवस्था में बाहर खड़ी हुई चीख रही थी। क्या हुआ विवाह, तुम चीख क्यों रही हो? सुरेश, सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ है। लगता है तुम बहुत थक गई हो। तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई नहीं है हम दोनों के सिवा यहाँ पर। विवाह ने देखा तो सचमुच वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सुरेश उसे कमरे के अंदर की ओर ले गया। सो जाओ विवाह। सुरेश, मैंने अपनी आंखों से देखा था और इस कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे में से आती है। यह सब तुम्हारे ज्यादा सोचने का असर है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ। विवाह बड़ी मुश्किल से सो पाई। उनकी आंख सुबह मोहनलाल के दरवाजा खटखटाने पर खुली। आप तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके क्लिनिक में ले चलता हूँ। सुरेश तैयार होकर अपने कमरे में आ गया। विवाह के चेहरे पर डर अब भी था। सुरेश ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, किचन में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाना बना देना। हाँ, मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर सुरेश मोहनलाल के साथ क्लिनिक में चला गया। सुरेश ने देखा क्लिनिक के नाम पर वहां केवल एक टूटा फूटा खंडहर था, जहां एक बहुत पुरानी मेज और कुर्सी बिछी हुई थी। यह देखकर सुरेश को बड़ा अजीब लगा। उसने मोहनलाल से कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की मेज और कुर्सी बरसों से बदली ही नहीं गई हो। यहाँ बहुत ही कम डॉक्टर टिकते हैं, जो आते हैं वो जल्दी ही यहाँ से चले जाते हैं। सुरेश क्लिनिक में शाम तक बैठा रहा, मगर एक भी मरीज उस क्लिनिक में नहीं आया। शाम को सुरेश मोहनलाल के साथ गेस्ट हाउस में वापस आ गया। खाना खाकर सुरेश और विवाह सोने ही वाले थे कि अचानक उनके कानों में मोहनलाल की आवाज आई। साहब, आपसे एक बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है मोहनलाल? साहब, रात के वक्त अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मोहनलाल की बात सुनकर विवाह और सुरेश एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे।
सुरेश मोहनलाल से कुछ और पूछता, मगर मोहनलाल इससे पहले ही बड़ी फुर्ती से वहां से चला गया। ये क्या बोल कर गया है? क्या कहना चाहता था? कुछ नहीं, शायद कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ और कह गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, चलो सो जाओ। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। सुरेश और विवाह गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को सुरेश के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सुरेश चौंक कर उठ बैठा और विवाह भी उठ गई। इतनी रात को कौन आया है? मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। दरवाजा मत खोलो सुरेश, तुम्हें याद नहीं मोहनलाल ने क्या कहा था? विवाह, तुम भी ना, तुम सो जाओ। सुरेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोहनलाल खड़ा हुआ था। मोहनलाल, तुम? जी डॉक्टर साहब, मुझे माफ करिएगा, लेकिन गांव में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। लेकिन तुमने तो कहा था कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, चाहे तुम ही क्यों ना हो सकता है मैंने कुछ और कहना चाहा हो, लेकिन कुछ और कह दिया हो। लेकिन अब आप जल्दी चलिए, मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, चलो। सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, विवाह तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। नहीं, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे जब से हम इस गांव में आए हैं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लोगों की जान बचाना ही तो मेरा काम है विवाह। उसका इलाज करते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश मोहनलाल के साथ चल दिया। सुरेश ने देखा कि रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में इतनी शांति थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी कब्रिस्तान में आया हो। यहाँ तक कि सुरेश को एक भी कुत्ता तक भौंकता हुआ नहीं दिखाई दिया। मोहनलाल पतली पतली गलियों से होता हुआ एक कच्चे मकान की तरफ रुक गया। सुरेश ने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मोहनलाल उस मकान के अंदर चला गया। सुरेश की आंखों के सामने कच्चा आंगन था, जहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी और वहां पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ औरतें, कुछ मर्द उसे घेरे हुए थे, जो सुरेश को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सुरेश को उनका इस तरह से देखना बहुत ही अजीब लगा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चारपाई पर लेटे हुए आदमी के पास गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश ने उस बूढ़े से कहा, इसको क्या बीमारी है? तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने चारपाई पर लेटे व्यक्ति की नब्ज टटोली तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। सुरेश ने धीरे से उस बूढ़े से कहा, जी माफ कीजिएगा, ये मर चुका है। मगर सुरेश की बात सुनकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। सुरेश को उसका हंसना बहुत अजीब लगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई मर चुका है। ठीक से देखो डॉक्टर, तुमने तो इसके चेहरे से कपड़ा तक नहीं हटाया। ओ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश ने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सामने का मंजर देखकर उसके गले से चीख निकल गई। सुरेश ने देखा चारपाई पर लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अचानक सभी लोग, यहाँ तक कि मोहनलाल भी सुरेश की तरफ घूर कर देखने लगा और चारों ओर से सभी लोग सुरेश के पास आने लगे और सबने मिलकर सुरेश को घेर लिया। सुरेश ने देखा अचानक उनके चेहरे बदलने लगे। अब उनके चेहरे मुर्दों जैसे हो गए थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें मरे हुए सालों गुजर चुके हो। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? एक भयानक हंसी सुरेश के कानों से टकराई। हंसी मोहनलाल की थी। मैंने मना किया था ना साहब, रात में दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुम भी और डॉक्टरों की तरह बेवकूफ निकले। तुम शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, मगर अफसोस अब तुम भी और डॉक्टरों की तरह ही मरोगे। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग आखिर हो कौन? हम सब बहुत पहले ही मर चुके हैं साहब। काफी साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, तब हम सब लोगों ने भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करनी आरंभ कर दी थी। लेकिन फिर भी हम सब मर गए और उसकी सजा हमें मिली। हम सब शापित हो गए। दिन में तो हम सब आम आदमियों की तरह होते हैं, मगर रात में यह पूरा गांव भुता गांव बन जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है और इंसानी मांस हमारा खाना होता है।
तुम्हारे सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो तुम्हारा भविष्य है। इतना कहकर मोहनलाल का चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी के चेहरे भयानक हो गए। वो सब सुरेश पर टूट पड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। उसी समय वहां विभा भी आ पहुंची, जो कि अब दूर खड़ी ये सब देख रही थी। विभा सुरेश को बिना बताए उसके पीछे ही आ गई थी, मगर उसे नहीं पता था कि वह भी मौत के नजदीक चली आई थी। सुरेश की हालत देखकर विभा के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। छोड़ दो मेरे पति को, तुम लोग हो कौन? इसके बाद विभा को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद विभा और सुरेश कंकाल में तब्दील हो चुके थे। वो सब मुर्दा जो थे वो सुरेश और विभा को जिंदा ही कच्चा चबाकर खा गए। कुछ देर बाद वहां फिर मौत जैसा सन्नाटा हो गया। सब तरफ शांति फैल गई और भूतिया गांव फिर एक बार अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। काली घनी रात में एक गाड़ी सड़क पर चलती हुई आ रही होती है। गाड़ी के हेडलाइट के अलावा वहां और कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल होता है। बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है। कार के अंदर बैठा विद्युत बहुत नशे में होता है। लीला कार ड्राइव करते हुए उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। बताओ विद्युत, क्या हुआ था 10 साल पहले? नशे की हालत में विद्युत लीला से कहता है, करीब 10 साल पहले की बात है। मैं, एमी, रिवांश, वासु, नताशा, हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। विद्युत लीला को 10 साल पहले हुई एक घटना बताना चालू करता है। साल 2012 एक रात रिवांश को एक फोन कॉल आता है। रिवांश अपने बेडरूम में सो रहा होता है। वो फोन उठाता है। वो फोन कॉल उसकी दोस्त नताशा का होता है और उसको एक दर्दनाक खबर मिलती है जो उसे झकझोर कर रख देती है। नताशा उसे बताती है कि रिवांश, मैं अपने शहर के जंगल के बीचों बीच कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी हुई हूँ। हमारे दोस्त वाशु का किसी ने मर्डर कर दिया है, तो जल्दी से यहाँ पहुँच। रिवांश हाँ में उत्तर देता है और अपनी बीवी को बिना बताए उस जंगल की ओर अपनी बाइक लेकर चल पड़ता है और कुछ देर बाद उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वासु का मर्डर होता है। वहाँ पुलिस वाले उससे कुछ पूछताछ करते हैं और रिवांश को पता चलता है कि वहाँ उन्हें एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है, तेरा रूप मैंने ले लिया, मैं हूँ बहरूपिया। पुलिस वाले इसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है, मगर उस वक्त वहाँ मौजूद रिवांश और नताशा इस लाइन को सुनकर बहुत घबरा रहे थे। उनके चेहरे के भाव बहुत रहस्यमय लग रहे थे। ये इशारा कहीं उसके आने का तो नहीं? किसके आने का और क्या इशारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम जानते हो हमें किसके आने का डर है। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वसु की मौत से घबरा गई हो, इसलिए इस संदेश को उससे जोड़कर देख रही हो। नताशा सहमी हुई बस उस संदेश की ओर ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन इस खबर के बारे में एमी को पता चलता है। एमी लंदन में रहने वाला व्यक्ति था। एमी अपनी कार लेकर वसु के घर उनके परिवार वालों से उसकी मौत का दुख बांटने जा रहा होता है। वो रास्ते में ही होता है, तभी उसको नताशा का फोन आता है। वो फोन उठाता है और दूसरी ओर से नताशा बोल पड़ती है, एमी, मैंने तुझे मना किया था ना कि इंडिया मत आना, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। असल में मुझे लगता है कि वो आ चुका है। कौन? वाशु की जहाँ मौत हुई थी वहाँ से एक संदेश मिला था जिसमें लिखा हुआ था, तेरा रूप मैंने ले लिया है, हूँ मैं बहरूपिया। लेकिन मुझे ये सब पहले से ही पता था, पर क्या करूं, हम पांचों ने अपना बचपन साथ में बिताया है। अपने दोस्त की मौत से टूट चुका हूं। अगर मौत आ भी गई तो चलेगा। एमी, अपना ख्याल रखना। अलविदा। एमी और नताशा फोन पर बहुत देर बातें करते हैं, फिर दोनों फोन रख देते हैं और कुछ देर बाद एमी को सामने विद्युत खड़ा हुआ दिखाई देता है। एमी विद्युत को देखकर बहुत खुश होता है
और उसे अंदर कार में बैठने के लिए कहता है। पर एमी को विद्युत कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि विद्युत आधा जानवरों जैसा लग रहा था। एमी विद्युत से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर विद्युत कोई जवाब नहीं दे रहा था। एमी को लगता है कि वासु के जाने के सदमे में होगा। फिर थोड़ी देर बाद विद्युत बोलता है कि तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया, और जोर जोर से हंसने लगता है। एमी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां विद्युत नहीं बल्कि एक डरावना राक्षस होता है। अब तक एमी समझ चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला है। उसका सामना एक शैतान से है जो किसी भी वक्त उसकी हत्या करने वाला है। अब मौत एमी का इंतजार कर रही थी और अगले पल उस राक्षस ने एमी का पीछे से गला दबाना चालू कर दिया। एमी कार संभाल नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया। अब उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी देर बाद एमी को होश आता है। एमी अपने आप को कार ड्राइव करते हुए पाता है, पर यह कैसे हो सकता था? एमी तो उस पेड़ से टकरा चुका था। क्या वो सब सपना था? एमी फिर से अपनी कार चलाने में लग जाता है और थोड़ी देर बाद एक अननोन नंबर से फोन आता है। एमी फोन उठाता है और उसे एक डरावना सा रिप्लाई आता है। तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। डरते हुए एमी शीशे में देखता है तो उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। उसके शरीर का खून पानी सा हो जाता है। पीछे वही राक्षस था जो एमी की तरफ डरावनी तरह से देख रहा था। इस बार एमी को पीछे से पकड़ लेता है और उसके खून को चूसने लगता है और एमी की मौत हो जाती है। अगले दिन एमी की लाश उसके कार में मिलती है और उसके हाथ में लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। फिर आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ साथ? रिवांश और नताशा भी बच गए? नहीं, रिवांश और नताशा भी इस घटना से बच नहीं सके। फिर आगे एमी की मौत के बाद तीनों दोस्त रिवांश और नताशा विद्युत बहुत डर चुके थे। पता नहीं कौन सी शक्ति उन दोस्तों के पीछे पड़ चुकी थी। उन्होंने एमी की मौत के बाद से अनजान लोगों से मिलना बंद कर दिया था और रात के बाद कभी बाहर नहीं निकलते थे। रिवांश और नताशा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया और रिवांश और नताशा को जंगल की रात का एक फोटो शूट करने का टेंडर दिया गया। वो लोग उस डर के बाद भी मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें वैसे भी ज्यादा कोई काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद उनका करियर चौपट हो सकता था। दोनों अपनी अपनी बाइक लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रिवांश बहुत तेजी से बाइक चला रहा था और उसकी अपेक्षा नताशा बहुत धीरे धीरे बाइक चला रही थी। उसका अंजाम नताशा को भुगतना पड़ा। अचानक से नताशा के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है जिसकी आंखें सफेद रंग की थी और नताशा अपनी बाइक को किसी तरफ गिरने से बचा लेती है। तभी वो काली बिल्ली एक राक्षस का रूप ले लेती है और राक्षस डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। इसके बाद एक जोरदार चीख के साथ जंगल में फिर से एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उधर रिवांश अपनी बाइक को तेजी से भगा रहा था और उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है। उसके साथ चल रही नताशा वहां पास नहीं होती और रिवांश अपनी बाइक रोककर पीछे देखता है। तभी उसे एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नजर आती है। उस बाइक को नताशा चलाकर आ रही होती है। उसे देखकर रिवांश बहुत खुश होता है और हाथ हिलाकर नताशा को रुकने का इशारा करता है, पर नताशा उससे कहती है कि मेरा सामना उस राक्षस से हुआ था, मैं किसी तरह बचकर आ गई, पर मेरा कुछ सामान, जैसा कि जितनी हमने फोटोग्राफी की थी और कुछ वीडियोस, वहीं छूट गई है। तो चल, नहीं तो हम दोनों की जॉब चली जाएगी। रिवांश नताशा की बाइक पर बैठकर उस जगह की ओर जाने लगता है। जंगल की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें वही राक्षस दिखता है जिसे देख रिवांश कहता है, नताशा जल्दी से बाइक की स्पीड बढ़ाओ, हमें इस राक्षस से दूर जाना होगा, जल्दी करो।
नताशा बाइक की रफ्तार तेज कर लेती है और वो लोग वहां से दूर जाने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही वहां नताशा का बैग पड़ा होता है। वो देखो, वो रहा मेरा बैग। दोनों बैग के पास पहुंचते हैं। रिवांश जब बैग को उठाता है तो उसे वहां एक लड़की जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। नताशा, जल्दी से यहाँ आओ। नताशा उसके पास आती है और कहती है, ये लड़की कौन है रिवांश? इसे घुमाकर इसका चेहरा तो देखो। वो एक लड़की की लाश थी जो कि और कोई नहीं नताशा की होती है। रिवांश इससे पहले कुछ समझ पाता, पीछे से वो राक्षस जो नताशा का रूप लेकर आया था उस पर हमला कर देता है। रिवांश उस राक्षस से बचने की कोशिश करता है, उस पर कुछ पत्थर फेंकता है, पर वो राक्षस रिवांश को नहीं छोड़ता और उसे मौत के घाट उतार देता है और बाइक की चलती हुई हेडलाइट भी अचानक से बंद हो जाती है। अगले दिन रिवांश और नताशा दोनों की लाशें मिलती हैं और उनके हाथों पर लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। वो राक्षस तुम लोगों को मार क्यों रहा था और इसके पीछे रहस्य क्या था? बात तब की है जब हम पांचों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमें एक बाबा ने बताया था कि पास की नील पहाड़ियों के ऊपर एक बहरूपिया रहता है। वो राक्षस जो खून पीता है और किसी का भी रूप ले सकता है। तो हमने उसे मजाक में ले लिया। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ यार, सच में मुझे तो ये बाबा खुद ही पागल वागल सा लग रहा है। खून पीने वाला बहरूपिया। उसी रात हम सब ने मिलकर उस पहाड़ी पर जाकर उस बहरूपियों को देखने का फैसला किया। रात में जब हम सब वहां गए तो हमें पहाड़ी पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा या महसूस हुआ जैसा कि उस बाबा ने बताया था। हम सब अपने खून की कुछ बूंदें उस पहाड़ी पर गिरा कर आए, जिसे उस राक्षस ने सूंघ लिया और उसे हमारी गंध आ गई। तब से वो हमारे पीछे लगा है, पर मैं बचकर मुंबई आ गया। तभी विद्युत के कान के पास एक हल्की सी आवाज आती है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। जैसे विद्युत गाड़ी के शीशे में देखता है तो वो देखता है ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लीला रूप बदलकर उस राक्षस का रूप ले लेती है और लीला बहरूपिया में बदल जाती है। तू आखिरी था, बस अब तेरा खून ही पीना बाकी रह गया था। अगले दिन विद्युत की लाश मिलती है और उसके हाथ पर लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। बहरूपिया वो खौफनाक दरिंदा, अगर किसी इंसान के खून की खुशबू इसे आ जाए तो ये उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये गलती इन पांचों दोस्तों ने की थी और इसका अंजाम इन लोगों को मिल भी गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक किसी की आहट से उठकर बैठ गई। उसे जोरों से प्यास लगी थी। पानी लेने के लिए निधि अपने बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे एक साया नजर आया। निधि ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहाँ पर? कोई है क्या? मगर वापस पलटकर कोई जवाब नहीं आया। निधि के रोंगटे खड़े होने लगे थे। कुछ ही पलों में वो साया निधि के नजदीक खड़ा हुआ था। उस साये के भयानक रूप को देखकर निधि की एक जोरदार चीख पूरे हॉल में गूंज गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई। निधि और निखिल कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। निधि ने निखिल को कई बार शादी के लिए फोर्स किया, मगर निखिल हमेशा उसे टाल देता था। एक दिन निधि ने गुस्से में निखिल से कहा, निखिल, कभी कभी तुम मेरी समझ से बाहर हो जाते हो। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है निधि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें निखिल? ये बात बोलते बोलते तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादी मेरे पेरेंट्स कहीं और कर देंगे। ऐसा मत करना निधि, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है निखिल तो तुम्हें मुझसे इसी हफ्ते शादी करनी होगी। निधि की बात सुनकर निखिल सोच में पड़ गया।
कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर निधि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। निधि के परिवार वालों को निखिल पहले से ही पसंद था। निखिल और निधि की धूमधाम से शादी हो गई। निखिल का बंगला सुनसान जगह पर था। निधि ने जब पहली बार उस बंगले को देखा तो उसने निखिल से कहा, निखिल, बंगला तो बहुत खूबसूरत है, पर तुम इतने सुनसान एरिया में रहते कैसे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कोई बात नहीं निधि, अब तो तुम आ ही गई हो, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। निधि की सास ने निधि को बहुत सारा प्यार दिया। निखिल के घर की नौकरानी पूजा भी निधि का बहुत ख्याल रखती थी। दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। आपको कुछ भी काम हो या जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं वो कर दूंगी। शुक्रिया पूजा, तुम भी काफी अच्छी हो। शादी को 3 महीने कब बीत गए निधि को पता ही नहीं चला। निखिल हर सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौट कर आता था। निधि की जिंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। मगर एक दिन जब निखिल घर आया तो उसके साथ एक नई लड़की थी। निधि ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम कौन हो? जी, मेरा नाम रीना है, मैं आपके घर काम करने आई हूँ। ये हमारे घर की नई नौकरानी है। पूजा कहाँ गई? पूजा काम छोड़कर चली गई क्या? उसने काम क्यों छोड़ दिया? वो तो यहाँ बहुत खुश थी। अरे बाबा, इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। हाँ, वो चली गई, उसे गांव जाना था इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। निधि ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर उसने देखा कुछ दिनों बाद रीना भी वहां से चली गई और उसके घर में तीसरी नौकरानी आ गई। निधि को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने अपनी दिल की बात निखिल से कही, तुम्हारे घर में नौकरानियां 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती क्या? अरे यार, ये बंगला थोड़ा सुनसान इलाके में है, हो सकता है वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो इसलिए चली गई हो। तुम चिंता क्यों करती हो? चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो चला सोने। इतने कहकर निखिल सोने के लिए वहां से चला जाता है। एक रात की बात है जब निधि और निखिल दोनों ही अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में काफी अंधेरा था क्योंकि तूफान की वजह से घर की लाइट जा चुकी थी। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था जिससे काफी बिजलियां कड़क रही थी और तूफान का बहुत शोर भी हो रहा था, जिससे निधि नींद से जाग जाती है और निखिल को अपने साथ सोया हुआ देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट से वो सो नहीं पा रही होती और वो अपनी आंखें फिर से खोलती है। उस समय कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी एक बिजली की रोशनी आती है और निधि को निखिल की जगह एक शैतान उसके साथ सोया हुआ दिखाई देता है। पर एक बार फिर कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है और इसके अगले ही पल फिर से एक बिजली की रोशनी आती है। निधि बहुत डर कर देखती है, पर इस बार निधि को उसके साथ कोई शैतान नहीं बल्कि निखिल ही सोया हुआ दिखता है। निधि इस बात से काफी सहम जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। लगता है मुझे वहम हो रहा है और इस तूफान की वजह से जो मुझे डर लग रहा है उसी डर से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद निधि निखिल के पास आकर उस पर अपना हाथ रखकर सो जाती है। अगले दिन जब निधि अपनी आंखें खोलती है तो उसके बिल्कुल पास निखिल खड़ा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। निधि उसे रोकना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती निखिल वहां से चला जाता है। निधि उस पूरे दिन बीती हुई रात के बारे में ही सोचे जा रही थी और परेशान हुए जा रही थी। ऐसे ही निधि का वो पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। निधि अपने बेडरूम में सोने चली गई। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक कुछ अजीब आवाजों से वो चौंक कर उठकर बैठ गई। निखिल भी घर से बाहर गया हुआ है, सासू माँ भी अपने कमरे में जल्दी सो जाती है, फिर यह आवाज कैसी है? निधि अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ये सब सोचती है। हे भगवान, ये हर रात को यहाँ मेरे साथ सब क्या हो रहा है? इस आवाज के पीछे कोई चूहा या बिल्ली ही हो बस। निधि कमरे के बाहर की ओर निकल गई। उसने देखा सामने वाले कमरे में चपड़ चपड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मांस को चबा रहा हो। निधि डरते डरते उस कमरे की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि कई लड़कियों की लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी, जिसमें पूजा और रिया की लाशें भी थी और निखिल जानवरों की तरह उनका मांस खा रहा था। इस मंजर को देखकर निधि चीखकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। निखिल और एक अजीब सा दिखने वाला डॉक्टर उसके पास खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था निधि? तुम हमें कमरे के बाहर बेहोश मिली। निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस वक्त वो खामोश ही रही। रात के वक्त डरते हुए उसने निखिल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया
और उस तूफानी रात में उसको अपने साथ निखिल की जगह एक शैतान सोया हुआ दिखाई दिया था। ये सब भी बताया। उसकी बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, लोग सोते हुए सपना देखते हैं और तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। निधि, ये तुम्हारी वो सब हॉरर मूवीज देखने का ही नतीजा है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। मेरी जगह वो शैतान हमारे बेडरूम में आया कैसे? हाँ, उसकी ये हिम्मत। आने दो, इस बार उस शैतान को हमारे सामने, फिर बताता हूँ उसे। निखिल, तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, भला ऐसा भी सच में कभी होता है? मतलब तुम मेरा विश्वास नहीं करते? नहीं है तुम्हें मुझ पर भरोसा? निखिल कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया, मगर निधि की आंखों में अभी भी वो घटना घूम रही थी। इस घटना को कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और निधि भी उस घटना को भूलने लगी थी। और एक रोज सफाई के दौरान उसकी नजर बंगले के एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर धूल जमी हुई थी। निधि जब से निखिल के साथ उस घर में आई थी, उसकी नजर उस कमरे पर कभी भी नहीं पड़ी थी। निधि सफाई करने के इरादे से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसके नथुनों में बहुत ही भयंकर बदबू टकराई। मगर सामने का नजारा देखकर निधि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस कमरे में चारों ओर अधखाई लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की दशा ऐसी थी जैसे कि उन्हें किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तभी अचानक निधि की निगाह सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो व्यक्ति लगातार निधि को घूरे जा रहा था। निधि उस व्यक्ति को जानती थी। वो उसका ही पति निखिल था, जो कि एक शैतान के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। यह सब देखकर निधि एक बार फिर से चक्कर खाकर गिर पड़ी और इस बार जब निधि की आंख खुली तो उसने अपने आप को बंगले की छत पर पाया। आधी रात का वक्त था और वहां एक खौफनाक किस्म की शांति चारों ओर फैली हुई थी। उसका पति और उसकी सास वहां उसके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। निधि ने चिल्लाकर अपने पति से कहा, ये सब क्या है निखिल? कौन हो तुम? निधि की बात सुनकर उसका पति निखिल जोर जोर से हंसने लगा और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, जिस कमरे में तुमने लाशों को देखा था, उस कमरे को मैं तुमसे कब से बचा आ रहा हूं, पर आज तुमने इस बंगले का वो पुराना कमरा खोज ही लिया। वह लाशें ना जाने कितनी लड़कियों की है, उसमें से कुछ नौकरानियां भी शामिल है, जैसे कि पूजा, रीना और बाकी भी सब। और उन लाशों में कुछ मेरी पुरानी बीवियां भी थीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि तुम मेरी पहली बीवी नहीं हो। तुमसे पहले ना जाने मैंने कितनी शादियां की। मुझे इंसानों का मांस बहुत पसंद है। ये सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसकी सास भी अपने शैतानी रूप में अजीब से अंदाज में उसे घूरे जा रही थी। निधि को इस तरह देखते हुए उसकी सास ने कहा, ये सच कह रहा है, हम लोग इंसान नहीं शैतान है। तुम्हें पता है कि तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि हमारे लिए तुम बहुत खास हो। निधि, शैतान हमारे द्वारा इस दुनिया में आना चाहता था और हमने शैतान को वचन दिया था कि हम उसे इस दुनिया में लाकर रहेंगे। ना जाने कितनी लड़कियों से मेरे बेटे ने शादी की, मगर वो माँ ना बन सकी। बदले में वो हमारा खाना बन गई। मगर तुम बहुत खास हो निधि। तुम्हारे पेट में शैतान का अंश मौजूद है। तुम्हारी कोख से शैतान पैदा होगा। तुम प्रेग्नेंट हो निधि। तुम शैतान के इस अंश को जन्म देकर इस दुनिया में ले आओ और हमारे साथ मिल जाओ, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। मेरी माँ सच कह रही है निधि, तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। पर आज की रात शैतान तुम्हारी कोख से पैदा होगा। इंसान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, मगर शैतान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए केवल 1 रात का समय लगता है। कुछ ही देर में वो वक्त शुरू होने वाला है और उसके बाद शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचा देगा। निखिल की बात सुनकर निधि के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उसकी समझ में आ चुका था कि वो हकीकत में शैतानों के चंगुल में ही फंस चुकी है। आज नहीं तो कल वो लोग उसे मार ही देंगे। निधि ने अपने पति की ओर देखा, जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। तुम मेरे जरिए शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे ना? जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो तुम्हारा शैतान कहाँ से आएगा?
इतना बोलकर निधि ने छत से छलांग लगा दी और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गई। निधि ने जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि निखिल और उसकी मां को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों के बाद वहां पर भूकंप आया और निखिल और उसकी मां के चेहरे बिगड़ने लगे। बंगले की छत से दूसरी दुनिया का एक द्वार खुला, जिसमें से एक भयानक राक्षस के 2 बड़े हाथ बाहर निकले और उस राक्षस ने निखिल और उसकी मां दोनों के शैतानों को उस द्वार के अंदर खींच लिया। वो दोनों बुरी तरह से दर्द से चिल्ला उठे, जिसके बाद वो द्वार भी बंद हो गया और इसके कुछ ही देर बाद उस सुनसान बंगले पर सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।